नमस्कार साथियों, दिलीवर लॉ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चैप्टर 4 विशेष न्यायालय के बारे में बात करता है। इसका सेक्शन 14 विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय की बात करेगा। सेक्शन 14A अपील के बारे में बात करेगा। सेक्शन 15A स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वगैरह के बारे में बात करेगा। चैप्टर 4 विशेष न्यायालय के अंतर्गत जब हम पहली धारा पढ़ते हैं, धारा 14 विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय, दोनों में फर्क क्या होता है कि कोई ऐसा क्षेत्र जहां एफटीएससी एक्ट के अधीन मामलों की संख्या बहुत कम है, तो वहां पर क्या होता है कि वहां के सेशन कोर्ट को विशेष न्यायालय घोषित कर दिया जाता है। वही एफटीएससी एक्ट के मामलों को डील करता है। पर किसी क्षेत्र में एफटीएससी एक्ट के मामले बहुत ज्यादा है, तो वहां सेशन कोर्ट को विशेष न्यायालय गठित करने की जगह एक स्पेशल अनन्य विशेष न्यायालय गठित कर दिया जाता है, जिसको एफटीएससी कोर्ट कहा जाता है, और वही सारे एफटीएससी कोर्ट के मामलों को डील करता है। तो जहां एफटीएससी कोर्ट के मामलों के डील करने के लिए एक अलग से न्यायालय गठित किया जाए तो उसको अनन्य विशेष न्यायालय कहा जाएगा, और जहां एफटीएससी एक्ट के मामलों को डील करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय घोषित किया जाए, वहां सेशन न्यायालय विशेष न्यायालय के रूप में काम करता है, उसे विशेष न्यायालय कहा जाएगा। दोनों में अंतर समझ में आ गया। विशेष न्यायालय क्या है, अनन्य विशेष न्यायालय क्या है। पढ़ते हैं सेक्शन 14। शीघ्र विचारण का बंद करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार हाई कोर्ट के सीजे से की सहमति से स्पीडी ट्रायल का प्रोविजन करने के प्रयोजन से राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट को लगता है तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस की कंसेंट से, उसकी सहमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक जिलों के लिए एक अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित कर सकेगी। यहां पहले से कोई कोर्ट स्टेब्लिश नहीं है, एक या अधिक जिलों के लिए एक कोर्ट की स्थापना की जा रही है, फ्रेश कोर्ट की स्थापना हो रही है, जिसको क्या कहा जाएगा, अनन्य विशेष न्यायालय। तो समझ में आ गया। अनन्य विशेष न्यायालय का मतलब है कि एक स्पेशल एफटीएससी कोर्ट स्टेब्लिश किया जाएगा। एफटीएससी कोर्ट स्टेब्लिश किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हाई कोर्ट के सीजे से की सहमति से, परंतु ऐसे जिलों में जहां अधिनियम के अधीन कम मामले अभिलिखित किए गए। अगर कहीं जिलों में ऐसा लगता है कि कुछ जिलों में एफटीएससी के बहुत कम मामले हैं और राज्य सरकार को कम मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट गठित करने की आवश्यकता नहीं है, तो परंतु ऐसे जिलों में जहां एफटीएससी एक्ट के कम मामले, राज्य सरकार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे जिलों के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय होना निर्दिष्ट कर सकेगी कि इस सेशन कोर्ट को ही इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए स्पेशल कोर्ट घोषित कर सकेगी। तो दो मामले निकल के आए। विशेष न्यायालय का सीधा सा मतलब है कि जो आपका सेशन कोर्ट है उसको ही स्पेशल कोर्ट का दर्जा दे दिया जाएगा, डायरेक्ट कर देगी कि आज से सेशन कोर्ट स्पेशल कोर्ट होगा जो एफटीएससी के मामलों को डील करेगा। एक्सक्लूसिव स्पेशल न्यायालय का मतलब है कि जहां मामले ज्यादा है, तो नंबर ऑफ केसेज हाई है, ज्यादा है, तो वहां स्टेब्लिश करेगी एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट ईएससी की स्थापना की जाएगी। तो क्लियर हो गया। परंतु जहां मामले कम है वहां सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में भी निर्दिष्ट कर सकेगी राज्य सरकार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति से सहमति के पश्चात, और जहां लगता है कि मामले ज्यादा है वहां एक से अधिक जिलों के लिए अनन्य विशेष न्यायालय की स्थापना की जा सकेगी। एक और परंतु क्या यह और पढ़ लेते हैं कि परंतु यह और कि इस प्रकार स्थापित और विनिर्दिष्ट न्यायालयों को इस अधिनियम के अधीन अपराधों का सीधा संज्ञान लेने की शक्ति होगी कि जो भी स्टेब्लिश किए गए हैं या डायरेक्टेड किए गए हैं न्यायालय, उनको इस अधिनियम के अधीन जो भी अपराध होंगे उन अपराधों के संबंध में सीधे संज्ञान लेने की शक्ति होगी, वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो चाहे स्टेब्लिश कोर्ट हो, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, या जिसको निर्दिष्ट किया गया है स्पेशल कोर्ट बोला गया है, वो दोनों ही इस अधिनियम के अधीन अपराधों का डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेने की पावर उनके पास होगी। सबसेक्शन 2, राज्य सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के अधीन मामले यथासंभव 2 मास की अवधि के भीतर निपटाए गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि उसको यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एफटीएससी एक्ट के अधीन मामले 2 मास की अवधि के भीतर निपटाए गए,
वहां पर्याप्त मामलों में न्यायालयों की स्थापना करने का उसका राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। तो राज्य सरकार एफटीएससी एक्ट के अधीन मामलों को 2 माह के अंदर निपटाने के प्रयोजन से पर्याप्त संख्या में न्यायालयों की स्थापना करने का उसका कर्तव्य होगा, ड्यूटी होगा। तो राज्य सरकार पर उसकी ड्यूटी इंपोज की है कि वो पर्याप्त मामला में एफटीएससी कोर्ट को स्टेब्लिश करे, ताकि इस एक्ट के अधीन मामले 2 माह की अवधि के भीतर निपटाए जा सके। उपधारा 3, विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय में प्रत्येक विचारण में कार्यवाहियां दिन प्रतिदिन के लिए तब तक जारी रहेगी जब तक कि उपस्थित सभी साक्षियों की परीक्षा ना हो जाए। तो डे टू डे प्रत्येक दिन कार्यवाहियां चलती रहेगी जब तक कि जितने प्रेजेंट साक्षी हैं उनकी परीक्षा नहीं हो जाए। कोई साक्षी उपस्थित नहीं है तो उससे अगले दिन से ज्यादा के समय के लिए भी कार्यवाहियां स्थगित हो सकती है। पर स्पेशल कोर्ट, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट जब भी ट्रायल कर रहा होगा तो सभी प्रोसीडिंग डे टू डे चलेगी जब तक कि सारे विटनेस उपस्थित है और उनकी एग्जामिन नहीं हो जाए। जब तक कि विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से उसको आगामी दिन से परे स्थगन करना आवश्यक नहीं पाता है। जबकि तक कि स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट को रिटर्न करने वाले रीजन्स के कारण उनको लगता है कि आगामी दिन से परे तक के लिए इसको स्थगन करना आवश्यक है तो स्थगन कर देगा, अन्यथा कार्यवाहियां दिन प्रतिदिन चलेगी। तो जब भी कोर्ट के सामने मामला आता है, चाहे एक्सक्लूसिव कोर्ट, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट या स्पेशल कोर्ट हो, कार्यवाहियां दिन प्रतिदिन चलाएगा। जितने भी विटनेस उपस्थित है उनकी सबकी एग्जामिनेशन करेगा और अगर उसको लगता है कि कोई विशेष कारण है तो वो आगामी दिन से परे स्थगित कर देगा। जब तक स्पेशल कारण नहीं है, उनको अभिलिखित नहीं करता, तब तक को कार्रवाइयों को एडजर्न नहीं करना कोर्ट की कार्रवाइयों। क्लियर है? परंतु जब विचारण इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित है तब विचारण यथासंभव आरोप पत्र फाइल करने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। जब ट्रायल इस एक्ट के अधीन, एफटीएससी एक्ट के अधीन किसी भी अपराध से संबंधित है, ट्रायल चार्जशीट फाइल करने से 2 माह के अंदर पूरा किया जाएगा। इसको इंपोर्टेंट लगा लेना कि 2 मंथ का टाइम पीरियड है। ऑब्जेक्टिव में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2 मंथ के टाइम पीरियड के अंदर आपको चार्जशीट फाइल करने से, टाइम पीरियड केस एफआईआर से नहीं है, चार्जशीट फाइल करने से 2 मंथ के अंदर केस को डिस्पोज ऑफ करने का प्रयास किया जाएगा। 2 मंथ का टाइम पीरियड है ट्रायल एंड करने का चार्जशीट फाइल होने से। ठीक है, क्लियर? धारा 14 क्या कह रही है आराम से समझ में आ गई होगी। चैप्टर 4 स्पेशल कोर्ट इंग्लिश में देख लेते हैं कि स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट सेक्शन 14 क्या कहता है। फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर स्पीडी ट्रायल, स्पीडी ट्रायल के पर्पज के लिए स्टेट गवर्नमेंट सेल विद द कंकरेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अनुमति से। कंकरेंस देख लेना, लीगल ग्लोसरी आती है उसमें ऐसे शब्द पूछे जाते हैं, अनुमति के लिए क्या होगा, वहां कंसेंट भी दिया होता है, कंकरेंस दिया होता है। तो आप लीगल ग्लोसरी को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए ऐसे शब्दों को नोटिस कर सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि स्पीडी ट्रायल के पर्पज से ऐसा प्रोविजन किया जाना चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट सेल विद द कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट बाय द नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गजट, ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन के द्वारा एस्टेब्लिश्ड एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट फॉर 1 और मोर डिस्ट्रिक्ट, एक या अधिक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट को एस्टेब्लिश कर सकता है। गजट नोटिफिकेशन के द्वारा एस्टेब्लिश कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट विद कंकरेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंकरेंस करने के पश्चात, अनुमति लेने के पश्चात। सहमति था क्या? देखना एक बार सब, सहमति था, कंकरेंस। ठीक है, मैंने अनुमति बोल दिया था, सॉरी। प्रोवाइडेड डेट इन डिस्ट्रिक्ट वेयर लेस नंबर ऑफ केस अंडर दिस एक्ट इज रिकॉर्डेड, कि जहां ऐसे जिले जिनमें लेस नंबर ऑफ केस एफटीएससी एक्ट के अंतर्गत रिकॉर्ड किए जाते हैं, वहां स्टेट गवर्नमेंट सेल विद द कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई फॉर सच डिस्ट्रिक्ट द कोर्ट ऑफ सेशन टू बी ए स्पेशल कोर्ट। तो स्पेसिफाई कर सकती है उन जिलों के लिए कि कोर्ट ऑफ सेशन टू बी एज ए स्पेशल कोर्ट
टू ट्राई द अफेंस अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर अफेंस की ट्रायल करने के लिए कोर्ट ऑफ सेशन ही स्पेशल कोर्ट माना जाएगा, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जहां नंबर ऑफ केसेज कम है, लेस है, उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। Provided further date, the court so establish or specifies shall have power to directly take cognizance of offence under this act। कि जहां provided further date, the court so established and specified shall have power to directly take cognizance to offence under this act। जो भी कोर्ट है, चाहे वो स्टेब्लिश किया गया या स्पेसिफाई किया गया, स्टेब्लिश किया गया तो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट हो गया, और स्पेसिफाई किया है तो स्पेशल कोर्ट हो गया। दोनों कोर्ट को सेल हैव पावर टू डायरेक्टली टेक कॉग्निजेंस टू अफेंस अंडर दिस एक्ट। डायरेक्टली इस एक्ट के अंतर्गत कॉग्निजेंस लेने की उन दोनों कोर्ट्स को पावर होगी, चाहे स्टेब्लिश कोर्ट हो चाहे स्पेसिफिक किया हुआ कोर्ट हो। इट सेल बी ड्यूटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सबसेक्शन 2 बताता है आपको कि ये ड्यूटी होगी स्टेट गवर्नमेंट की टू establish adequate number of court to ensure that cases under this act are disposed within the period of 2 months as far as possible। स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होगी कि वो इतने कोर्ट, एडिक्वेट नंबर के कोर्ट स्टेब्लिश करे, ये इंश्योर करने के लिए कि इस एक्ट के अंदर जितने भी केसेज आते हैं आर डिस्पोज ऑफ विद इन द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। 2 मंथ के अंतर्गत वो केस 2 मंथ से कम समय के अंतर्गत 2 माह के अंतर्गत वो केस डिस्पोज हो सके, एज फार एज पॉसिबल, जितना हो राज्य सरकार हो सके इतने एडिक्वेट नंबर के कोर्ट स्टेब्लिश करेगी। ये सब राज्य की आर्थिक सीमा के अंतर्गत होते हैं, इसलिए ये शब्द जोड़ दिया जाता है। कहां चला गया माउस? अच्छा हाँ, यहां पर है एज फार एज पॉसिबल। तो एज फार एज पॉसिबल का मतलब है कि सरकार की जितना संभव हो सके। कई बार राज्य सरकार का दिवालिया निकलता रहता है, जैसे श्रीलंका बर्बादी के कगार पे आ गया पाकिस्तान, तो वहां पॉसिबल ही नहीं है कि सरकार एक कोर्ट को स्टेब्लिश कर सके, तो वहां ये लागू करना जरूरी नहीं है। फिर भी राज्य सरकार की जितना संभव हो सके, जितनी उसकी आर्थिक सीमा है, जितनी उसके पास संसाधन है, उनको ध्यान में रखते हुए एडिक्वेट नंबर में कोर्ट की स्टेब्लिश इंश्योर करेगा ताकि इस एक्ट के अधीन केसेज की ट्रायल 2 मंथ के अंदर पीरियड के अंदर डिस्पोज ऑफ हो सके, ट्रायल कंप्लीट होगी। सबसेक्शन 3 इन एवरी ट्रायल इन द स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट फॉर प्रोसीडिंग सेल बी कंटिन्यूड फ्रॉम डे टू डे अंटिल ऑल द विटनेस इन अटेंडेंस have been examined। Sorry, in every trial in the special court or exclusive special court, the proceeding shall be continue from day to day until all the witness in attendance have been examined। जब तक कि स्पेशल कोर्ट में ट्रायल डे टू डे चलेगी प्रत्येक ट्रायल, जब तक कि विटनेस जो भी वहां अटेंड है, जो प्रेजेंट है, उनकी एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। Unless the special court or exclusive special court find the adjournment of the same beyond the following day to necessary the reason to be recorded in writing। अगर स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसे कारण है जो जिनके ऐसे आवश्यक कारण है जिनके लिए एडजमेंट किया जाना चाहिए, तो वो उन कारणों को रिकॉर्ड में, रिटर्न में रिकॉर्ड कर एडजमेंट कर सकता है। जब तक ऐसे कारण नहीं है तब तक डे टू डे प्रोसीडिंग करेगी, जब तक कि विटनेस प्रेजेंट है और उनकी एग्जामिनेशन नहीं हो जाती। ऐसी बात सीआरपीसी में कहां लिखी हुई है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सीआरपीसी में ऐसी बात कहां लिखी हुई है। हिंट दे देता हूं, सेक्शन 300 से लेकर 320 के बीच में। लगाओ जोर, कहां पर याद आता है आपको? प्रोवाइडेड that when the trial relate to an offense under this act, the trial shall as far as possible with the complete a period of 2 months from the date of filing charge sheet। कि इस एक्ट के अंदर ट्रायल जब भी चलती है तो वो ट्रायल एज फार एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो सके, चार्जशीट फाइल करने की डेट से 2 मंथ के अंदर कंप्लीट की जाएगी, ऐसा परंतु में लिखा हुआ है। दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ ए ऑब्जेक्टिव पेपर प्री एग्जाम्स का, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, लोग कर लेना। 100% ये क्वेश्चन छपेगा कि ST SC एक्ट के अंतर्गत कोई भी केस
कितने टाइम के अंदर डिस्पोज हो जाना चाहिए, ऑप्शन में मिलेगा। चार्जशीट फाइल करने से 2 माह के अंदर, केस इंस्टीट्यूट करने से 2 माह के अंदर, एफआईआर दर्ज होने से 2 माह के अंदर। वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। चार्जशीट फाइल करने से 2 माह के अंदर ऐसा होना चाहिए। क्लियर। सेक्शन 14A अपील की बात करता है, अपीलें कैसे की जाएगी। तो सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए भी सीआरपीसी ने जो भी कहा उसको कचरे में डाल दीजिए। किसी विशेष न्यायालय या किसी अनन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, किसी दंडादेश या आदेश, कोई भी जजमेंट है, कोई भी पनिशमेंट है, कोई भी ऑर्डर है, पर ऐसा ऑर्डर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर नहीं होना चाहिए, अंतर्वर्ती आदेश नहीं होना चाहिए। तो स्पेशल कोर्ट, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट का कोई जजमेंट है, कोई दंडादेश है या कोई आदेश है, आदेश अंतर्वर्ती आदेश नहीं होना चाहिए। अंतर्वर्ती आदेश की अपील के लिए ये मना कर रहा है। तो कोई निर्णय दंडादेश या आदेश के विरुद्ध अपील तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में हाई कोर्ट के अंदर होगी। अपील 2 प्रकार की होती है। एक तो फैक्ट की अपील होती है कि इन्होंने इस फैक्ट को गलत डिसाइड किया। एक लॉ की अपील होती है कि इन्होंने लॉ के क्वेश्चन को गलत तरीके से डिसाइड किया। तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ, दोनों की अपील हाई कोर्ट के अंदर होगी, चाहे वो स्पेशल कोर्ट की हो या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की। तो सेक्शन 14A अपील का पहला सब सेक्शन कहता है कि विशेष न्यायालय हो या अनन्य विशेष न्यायालय हो, कोई निर्णय हो सकता है, कोई दंडादेश हो सकता है, कोई आदेश हो सकता है। क्या सर निर्णय और दंडादेश दोनों अलग होता है? निर्णय में आपके आधारों के कथन अभिलिखित होते हैं, दंडादेश में आपका पनिशमेंट अभिलिखित होता है। तो निर्णय के एक पार्ट होता है दंडादेश। आपको लगता है कि जजमेंट तो सही हुआ था, पर जो पनिशमेंट दिया गया, दंडादेश दिया गया, वो इन लोगों ने ज्यादा दे दिया। तो आप केवल दंडादेश की अपील कर सकते हैं कि माननीय हाईकोर्ट में अपील में आया हूं और निचले न्यायालय ने जो दंड दिया वो ज्यादा दिया, मैंने संस्वीकृति की थी, मैंने अपना अपराध कबूल किया था, मैंने स्पीडी ट्रायल करा के मामला डिस्पोज ऑफ भी किया और सभी मामलों में मैंने सत्यता से सारे बखान किए और मुझे अपने किए पर शर्मिंदा भी है कि मुझसे अपराध हुआ और मेरी सारे तथ्यों को, घर की परिस्थितियों को विचार में रखते हुए ट्रायल कोर्ट को मुझे कम सजा दी जानी चाहिए थी। इन्होंने 10 साल दी, जबकि मुझे लगता था 5 साल दी जानी चाहिए। तो आपने दंडादेश के संबंध में अपील की है कि दंडादेश को कम किया जाए। पर आपको लगता है कि निर्णय में जो प्रश्न की रचना की गई थी, जो फैक्ट थे, जिन पर एविडेंस लिया गया, जिनको फैक्टिन इश्यू कहा जाता है, तो ऐसे फैक्टिन इश्यू को गलत डिसाइड हो गया तो वो निर्णय से अपील करनी पड़ेगी। आदेश से अपील, कोई भी ऐसा ऑर्डर हुआ है जिससे आप व्यतीत हो, तो उस ऑर्डर की अपील आप हाई कोर्ट में कर सकते हो। तो विशेष न्यायालय, अनन्य विशेष न्यायालय, निर्णय, दंडादेश और आदेश में आप अंतर समझ गए होंगे कि निर्णय और दंडादेश में क्या अंतर होता है। तो स्पेशल कोर्ट, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट का कोई निर्णय, दंडादेश या आदेश की अपील, चाहे तथ्य के संबंध में प्रश्न की अपील है या विधि के प्रश्न की अपील है, दोनों की हाई कोर्ट में अपील होगी। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, हाई कोर्ट में अपील होगी, पकड़ के रखना। सीआरपीसी की धारा 378 की उपधारा 3 में किसी बात के होते हुए भी कि 378 सीआरपीसी जो अपील की बात करती है, उसकी उपधारा 3 में कोई बात लिखी है, उसको भी कचरे में डाल दो, हमारे किसी काम की नहीं है। उसमें होते हुए भी ये स्पेशल विधि है एफटीएससी एक्ट के लिए, इसलिए ये प्रिवेल करेगी। तो विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय के जमानत मंजूर करने और नामंजूर करने के किसी आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील होगी। तो एफटीएससी एक्ट के अधीन स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट ने किसी की बेल मंजूर कर ली थी या बेल मंजूर करने से रिजेक्ट कर दी थी, बेल मंजूर करने से इनकार कर दिया, ना मंजूर कर दी, तो बेल एक्सेप्ट कर ली, बेल रिजेक्ट कर दी, दोनों ही ऑर्डर के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील होगी। तो बेल के संबंध में अपील भी हाई कोर्ट में होगी, चाहे बेल एक्सेप्ट हुई है चाहे रिजेक्ट हुई। उपधारा 3, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, उस समय कोई से भी कानून के में कोई बात लिखी है, उस बात के होते हुए भी ओवरराइडिंग इफेक्ट दे रही है सबसेक्शन 3 कि इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे निर्णय, दंडादेश या आदेश की तारीख से जिसकी अपील की गई है 90 दिन के अंदर होगी। तो इस धारा के अधीन जब भी अपील करना है उसका लिमिटेशन 90 डे फिक्स कर दिया। 90 डे कब से? जिस दिन
जिस निर्णय की अपील हुई, जिस दंडादेश की अपील हुई, जिस आदेश की अपील हुई, तो निर्णय दंडादेश आदेश जिस तारीख को दिया गया था उस तारीख से 90 दिन के भीतर आप अपील कर सकते हो धारा 14A के अंदर। तो सभी अपील के लिए टाइम पीरियड 90 डे है। फिक्स करके चलो कि यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन धारा 14 और 14A से निकल के आएगा, लोग कर लेना। यहां से एक ऑब्जेक्टिव आपके प्री में आएगा। प्री में क्वेश्चन इतने ही आने, या तो 100 आएंगे, या 120 आएंगे, 150 आएंगे। 100, 120, 150 में से एक क्वेश्चन फिक्स है कि या तो 14 या 14A से आएगा। या तो 2 महीने का टाइम पीरियड पूछेगा, या अपील के लिए हाईकोर्ट की अथॉरिटी पूछेगा, या 90 डे पूछेगा। तीनों में से एक क्वेश्चन कोई ना कोई आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। परंतु हाईकोर्ट 90 दिन की उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात भी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि हाईकोर्ट का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास 90 दिन के भीतर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण था। हाईकोर्ट को लगता है कि वो व्यक्ति 90 दिन के अंदर नहीं आ पाया, इसके लिए उसने जो कारण बताए वो कारण बहुत पर्याप्त है, तो 90 दिन के बाद भी अपील ग्रहण कर सकेगा। जैसे मैं अपील, मेरे खिलाफ कोई दंडादेश आया ST/SC एक्ट का, या कोई भी निर्णय आया, उस निर्णय की मैं अपील करने के लिए यहां से हाईकोर्ट निकलता हूं, जयपुर हाईकोर्ट जाता हूं। रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, मैं 4 महीने कोमा में रहता हूं, और फिर कोमा से मेरे को होश आता है, मेरे को याद आता है कि मेरे को तो अपील करनी थी, मैं जाता हूं, 90 दिन का टाइम पीरियड चला गया। पर मैं कोर्ट के सामने फैक्ट रखता हूं कि मैं पिछले 120 दिनों से कोमा में हूं, इस कारण मैं नहीं कर सका अपील। तो कोर्ट मेरे कारण को युक्तियुक्त मानेगा। ऐसे कारण से कोर्ट का इजीली समाधान हो जाएगा कि ये व्यक्ति अपील कर देता, अपील करने आ ही रहा था, पर ये व्यक्ति कोमा में चला गया और इसलिए अपील नहीं कर सका, तो 90 दिन के पश्चात भी अपील को ग्रहण कर सकेगा। पर एक और बैरियर डाल दिया कि कोई भी अपील 180 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात ग्रहण नहीं की जाएगी, कि 90 दिन के बाद भी ग्रहण कर सकता है युक्तियुक्त कारण पर कितना ही युक्तियुक्त कारण हो। मैक्सिमम टाइम दे दिया कि 180 दिन, 6 माह मैक्सिमम का टाइम है, 6 माह के अंदर ही आपको अपील करनी होगी, उसके अलावा कोई नहीं बचता। कि सर अगर आप कोमा में होते, आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा, अगर आप कोमा में 8 महीने रह लेते तो सर क्या करते? सर का भला तो सोचोगे नहीं, कोमा वाला ही सोचोगे। तो अगर 180 दिन के बाद भी मैं कोमा में रहता लगातार, मान लो मैं 220 दिन कोमा में रह लेता और 180 दिन का टाइम पीरियड निकल जाता, तो मेरे पास कोई उपचार नहीं बचता। क्या बचता है? आप उपचार देखो तो एक तो आप आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 136, SLP 32 और 26 में अपील में जा सकते हो, ठीक है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों में अपील में, 136 में SLP में जा सकते हो। 3 उपचार आपके पास फिर भी बच रहे हैं 180 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात। क्लियर है? उपधारा 1 के अधीन की गई प्रत्येक अपील का निपटारा यथासंभव अपील ग्रहण करने की तारीख से 3 माह के अंदर किया जाएगा। कि जिस दिन अपील को ग्रहण किया, आपने अपील की थी, उस अपील को ग्रहण कर लिया, उस अपील ग्रहण करने की तारीख से 3 मंथ के अंदर आपकी अपील को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। तो अपील के डिस्पोज ऑफ करने का टाइम 3 मंथ है। केस चार्जशीट फाइल करने से 2 माह के अंदर ट्रायल कंप्लीट की जाएगी। टाइम पीरियड सबके नोट कर लेना। क्लियर है? कि चार्जशीट जब आपने कोर्ट में पेश की तो उससे 60 दिन के अंदर ट्रायल कंप्लीट। अपील हाई कोर्ट में करनी है, अपील 90 दिन के अंदर करनी है, 90 दिन के बाद भी कर सकते हो युक्तियुक्त कारण देकर, पर किसी भी हालत में 180 दिन के बाद अपील ग्रहण नहीं की जाएगी। फिर ऑप्शन है आपके पास, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करो, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट अप्रोच करो, या आर्टिकल 136 में आप SLP में जा सकते हो, स्पेशल लीव पिटीशन में जा सकते हो, या स्पेशल लीव टू अपील, SLP सॉरी, स्पेशल लीव टू अपील बोल सकते हो उसको, ठीक है। पर आप अपील में गए तो अपील ग्रहण करने की तारीख से 3 माह के अंदर अपील को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। इंग्लिश देख लेते हैं। अपील्स 14A, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द CRPC, an appeal file lie from any judgment, any sentence, any order not been, order के अंदर not being an interlocutory order।
तो ऑर्डर के अंदर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर शामिल नहीं होगा। तो ए अपील से लाई फ्रॉम द एनी जजमेंट, एनी सेंटेंस और एनी ऑर्डर of the special court or exclusive special court to the high court both on fact और on law। तो ऑन फैक्ट ऑन लॉ दोनों पर अपील हो सकती है हाई कोर्ट के अंदर, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट या स्पेशल कोर्ट दोनों के किसी भी जजमेंट, सेंटेंस और ऑर्डर से, पर ऑर्डर के अंदर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर शामिल नहीं होना चाहिए। सबसेक्शन 2, notwithstanding anything contained in subsection 3 of section 370 of CRPC, an appeal shall lie to the High Court against an order of special court and exclusive special court granting or refusing bail. If High Court and स्पेशल कोर्ट एंड एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की कोई भी अपील लाई करेगी हाई कोर्ट में, चाहे वो आपने बेल को ग्रांट किया हो या बेल को ग्रांट करने से रिफ्यूज कर दिया हो, दोनों ही मामलों में हाई कोर्ट में अपील जाएगी। सबसेक्शन 3, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। किसी भी लॉ में कुछ भी लिखा हो, ओवरराइडिंग इफेक्ट है कि एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन shall be preferred within a period of 90 days, a time period of 90 days from the date of the judgment, sentence या order appeal from। जिस ऑर्डर की आप अपील कर रहे हो, जिस सेंटेंस की आप अपील कर रहे हो, जिस जजमेंट की आप अपील कर रहे हो, उस जजमेंट के प्रोनाउंस होने से 90 दिन के अंदर आपको अपील करनी पड़ेगी हाई कोर्ट के अंदर। 90 दिन के टाइम पीरियड के बाद कोई अपील ग्रहण नहीं की जाएगी। और प्रोवाइडेड डेट द हाई कोर्ट में एंटरटेन एन अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेड पीरियड ऑफ 90 डेज, कि उस 90 डेट के पीरियड के बाद भी हाई कोर्ट एंटरटेन कर सकता है आपकी अपील को, अगर हाई कोर्ट इट इज सेटिस्फाइड दैट द अपीलेंट हैज सफिशिएंट कोर्ट टू नॉट प्रिफरिंग द अपील विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज। अगर हाई कोर्ट का आप ये हाई कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं कि अपीलेंट के पास सफिशिएंट कोज इस बात का कि वो 90 दिन के टाइम पीरियड के अधीन अपील को प्रीफरिंग नहीं कर सका, नॉट प्रीफरिंग विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 90 डेज, तो वो हाई कोर्ट अपील को सेटिस्फाई होने के स्थिति में एंटरटेन कर सकता है, मंजूर कर सकता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो अपील शेल बी एंटरटेन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड 180 डेज। 180 दिन की समाप्ति के पश्चात कोई भी अपील एंटरटेनमेंट नहीं की जाएगी, भले ही कितने ही सेटिस्फाई करो आप हाई कोर्ट को कारण से। फिर आपके पास 3 ऑप्शन है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950। सबसेक्शन 4, एवरी अपील प्रीफर अंडर सबसेक्शन 1 शेल एज फार एज पॉसिबल बी डिस्पोज विद ए पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अपील। तो एवरी अपील प्रीफर सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो भी अपील प्रीफर की जाती है वो एज फार एज पॉसिबल अपील के एडमिशन की डेट से 3 मंथ के पीरियड के अंदर डिस्पोज ऑफ की जाएगी। अपील जिस तारीख से एडमिट की जाती है उस तारीख से 3 मंथ के अंदर उस अपील को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, ऐसा सेक्शन 14A का सबसेक्शन 4 कहता है। क्लियर। सेक्शन 15, सेक्शन 15 बात करता है विशेष लोक अभियोजक या अनन्य लोक अभियोजक। राज्य सरकार प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक निर्दिष्ट करेगी। स्पेशल कोर्ट के लिए स्पेशल कोर्ट कौन, जिसको हाई कोर्ट, जिस सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट के रूप में डायरेक्ट किया भी निर्दिष्ट किया, तो राज्य सरकार उस सेशन कोर्ट के लिए जिसको विशेष न्यायालय का दर्जा दिया गया FTSC एक्ट के अधीन, उसके लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी, विनिर्दिष्ट करेगी। विनिर्दिष्ट करने का मतलब है कि किसी भी पीपी को स्पेशल कोर्ट के लिए पीपी बना दिया जाएगा, उसको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला जाएगा, या फिर किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसको कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, 7 ईयर एक्सपीरियंस। अब मैं कुछ बात बोलूंगा यहाँ पर। मैंने एक जगह परिभाषा खंड जब मैं पढ़ा रहा था सेक्शन 2 डेफिनेशन, वहां बताया था कि विशेष लोक अभियोजक के लिए CRPC की धारा 24 की उपधारा 8 में
यह उपधारा 9 में 10 साल का एक्सपीरियंस बताया गया स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए। फिर वहां कमेंट सेक्शन में उछल उछल के कह रहे सर 7 साल होगा, 7 साल होगा। तो भाई मैंने जिस धारा को रेफर किया, आपने उस धारा में जाकर पढ़ा, मैंने वहां के लिए 10 साल बताया कि वहां लिखा हुआ है कि विशेष लोक अभियोजक की स्थापना के लिए 10 साल का टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए, विधि व्यवसाय का 10 साल का उसका अनुभव होना चाहिए, उसको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर घोषित किया जाएगा। पर यहां पर धारा 15 कह रही है कि 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैंने वहां जो बात बोली वो धारा सीआरपीसी के सेक्शन 24 के सब सेक्शन 8 या 9 के अधीन रहते हुए बोली थी कि एसपीपी के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब मैंने एसटीएससी एक्ट पढ़ा और आज मैं उस धारा पर आ गया जहां पर लिखा हुआ है 7 ईयर एक्सपीरियंस। तो अब मैं आपको 7 ईयर एक्सपीरियंस बोलूंगा, क्योंकि 10 साल वाली बात लागू नहीं होगी। सीआरपीसी कॉमन लॉ है, एसटीएससी एक्ट स्पेशल लॉ है। जब कॉमन लॉ स्पेशल लॉ में विरोधाभास होता है तो स्पेशल लॉ प्रिवेल करता है और स्पेशल लॉ की ही बात मानी जाती है। ये आपने इंटरप्रिटेशन में पढ़ा होगा। तो यहाँ 7 साल कह रहा है, वहां सीआरपीसी 10 साल कह रही है, पर हमारा एसटीएससी एक्ट स्पेशल लॉ है, इसलिए एसपीपी के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वहां जो कमेंट सेक्शन में उछल कूद करके बताते हैं कि सर 7 साल होगा, 7 साल होगा, तुमसे मेरा निवेदन है कि मैंने जो बात बोली वो धारा 24 को प्रीफर करते हुए बोली। हाँ, अगर धारा 24 में ये बात लिखी हुई है कि धारा 24 का सब क्लोज 8 या 9 पढ़ोगे आप सीआरपीसी में, अगर वहां 10 साल की जगह 7 साल लिखा हुआ है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए। पर इतने बेवजह के कमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है। जब हम आगे ये अधिनियम पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो बात मेरे सामने आती तो मैं बोल देता यही बात की स्पेशल लॉ है, इसलिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था कि पढ़ने का एक तरीका होता है। कमेंट सेक्शन में उछल कूद करके जो अपनी इंटेलिजेंसी को शो करते हैं ना, वो शो करने में जीवन निकल जाता है। जो असली इंटेलिजेंस होता है उसको पढ़ने से मतलब है कि ये बात समझा दी क्या इस व्यक्ति ने, और वो अपना पढ़ के निकल जाएगा। उसको कुछ गलत भी लगेगा, वो अपने स्तर पे उस चीज को सुधार लेगा और पर्सनली मैसेज करेगा। मैं कहता हूं आप कमेंट सेक्शन में कुछ गलत पढ़ाया, आप मैसेज कीजिए, पर आप एक बार पूरा अधिनियम पढ़ लीजिए, सारी चीजों में आपको लग गया कि हाँ यार इस व्यक्ति ने गलत पढ़ाया, आप कीजिए। आप पूरी बात पढ़े बिना कमेंट कर देते हो कि सर ये है। अरे सर पढ़ रहे हैं, सर भी पढ़ा रहे हैं, सर ऐसा तो है नहीं कि बच्चों की तरह उठकर आ जाते हैं आप लोगों के बीच में। मैं पढ़ रहा हूं तो मैं आपसे ज्यादा मुझे तैयारी करके आनी होती है। 1900 बच्चे मेरे ऊपर निर्भर है, वो मेरे पे दाव खेल कर मेरे से पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ मजाक करने के लिए तो मैं आता नहीं हूँ, मैं भी अपनी तैयारी करके आता हूँ। अब मुझे क्या पता कि एसटीएससी एक्ट की धारा 15 क्या बोलेगी, और धारा 2 पढ़ा रहा हूँ जब मुझे सपना नहीं आएगा धारा 15 में ये लिखा है। क्लियर? पढ़ते वक्त थोड़ा संयम बनाकर अच्छे से पढ़ा कीजिए। अगर धारा 24 में 7 साल होता, मैंने 10 साल बता दिया, आपका कमेंट जायज था। बेवजह के कमेंट करने से बचो। तो कम से कम 7 वर्ष का एक्सपीरियंस हो, उसको स्पेशल कोर्ट के लिए लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा और उप न्यायालय में मामलों का संचालन करने के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी। दोबारा पढ़ते हैं, वो समझाने में दिमाग का दही हो गया, क्योंकि ऐसे लोगों से मैं बहुत इरिटेट होता हूँ। उछल कूद करके अपनी नॉलेज बताते हैं, वो लोग अपना फेल हो रहे होते हैं। मुझे दिखता है कि ये बच्चे फेल होंगे, इनके लक्षण नहीं है पढ़ने के, इनको तरीका मालूम नहीं है कि पढ़ते हैं क्या। ज्ञान देने के लिए टेलीग्राम पे देखता रहता हूँ, ऐसे बच्चे भी सजेशन देते रहते हैं एग्जाम कब होगा, अक्टूबर में, कोई कह रहा जुलाई में। अरे भाई आप अथॉरिटी है क्या? मैं खुद इतने शॉर्ट के साथ नहीं कर पाता, जबकि मेरा अच्छे अच्छे लिंक से बात करता हूँ, अधिकारियों से बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ कि आरपीएससी के किसी सदस्य से कि क्या चल रहा है अंदर, क्या डेट को लेकर आप मानस बना रहे हैं। उसके बाद में मैं इतनी शॉर्टी से नहीं कह पाता जो लोग एक दूसरे को ज्ञान देने आते हैं। तो कृपा करके पढ़ने वाले के लिए विशेष है कि 1-2 घंटे सोशल मीडिया अपना चला के और कमरे में पैक हो जाओ, यदि सफल होना है। फेल होना है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दुख व्यक्त करता हूं उन लोगों के लिए कि ये अपनी एनर्जी यहां बर्बाद कर रहे हैं, जबकि जो बात मैंने बोली थी फैक्चुअल धारा 24 के लिए बोली थी और वो सही थी मेरे अकॉर्डिंग।
तो राज्य सरकार स्पेशल कोर्ट के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी, या फिर किसी अधिवक्ता को जिसको 7 साल का एक्सपीरियंस रहा है विधि व्यवसाय में, लीगल बिजनेस में जिसने 7 साल का, लीगल प्रोफेशन में जिसने 7 साल का एक्सपीरियंस रखा है, उस न्यायालय में मामलों का संचालन करने के लिए उसे एसपीपी के रूप में नियुक्त कर सकेगी। तो या तो किसी लोक अभियोजक को स्पेसिफाई कर देगी कि आप स्पेशल कोर्ट में मामलों को डील करेंगे एसटीएससी एक्ट को, या फिर राज्य सरकार किसी एडवोकेट को जिसको 7 साल का लीगल प्रोफेशन का एक्सपीरियंस लाया, लीगल प्रैक्टिस की उसने 7 साल तक, उसको न्यायालय में मामलों के संचालन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सके। उपधारा 2 पढ़ लेते हैं, क्या अलग बात करता है कि राज्य सरकार प्रत्येक अनन्य विशेष न्यायालय के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, जिसको अलग से एफटीएससी के मामलों को डील करने के लिए इस्टेब्लिश किया है, उस कोर्ट के लिए राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनन्य लोक अभियोजक भी निर्दिष्ट कर सकेगी। किसी भी लोक अभियोजक को एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में स्पेसिफाई कर सकेगी, या फिर किसी अधिवक्ता को जिसको 7 साल का एक्सपीरियंस रहा है लीगल प्रोफेशन में, लीगल प्रैक्टिस में, उसको एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट में मामलों के संचालन के लिए एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर सकेगी। तो यहाँ एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति की बात कर रही है, तो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के लिए एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। दोनों में सेम प्रोसीजिंग है, सेम इस्टेब्लिश है। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा या तो किसी लोक अभियोजक को अनन्य लोक अभियोजक के रूप में निर्दिष्ट कर सकेगी, या फिर कोई अधिवक्ता है जिसको 7 साल का लीगल प्रोफेशन का एक्सपीरियंस रहा है, उसको एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर सकेगी एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के लिए। दोनों में अंतर समझ में आ गया, उपधारा 1 और उपधारा 2। एक उपधारा 1 क्या बात कर रही है, स्पेशल कोर्ट के लिए जो सेशन कोर्ट होता है, अगर स्पेशल सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट घोषित किया है तो वहां के लिए लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट कर सकेगी, या 7 साल के एक्सपीरियंस वाले को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के लिए राज्य सरकार या तो एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्पेसिफाई कर सकेगी, या कोई 7 साल के एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति को एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में अपॉइंट कर सकेंगी। क्लियर है, दोनों में कोई खास बात नहीं है, एक जैसी ही बात है, दोनों अलग अलग कोर्ट के लिए बात करता है। ये स्पेशल कोर्ट के लिए बनी है, ये एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के लिए बनी है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर एवरी स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट कौन सा होता है, सेशन न्यायालय। तो फॉर एवरी स्पेशल कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट सेल बाय नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो किसी भी व्यक्ति को स्पेसिफाई कर सकती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में। इसको ये पीपी होते हैं जो सेशन न्यायालय में काम करते हैं, उनको ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में स्पेसिफाई कर देती है। या सरकार को लगता है कि अपॉइंट करना चाहिए तो अपॉइंटेड एडवोकेट हु हैज बीन प्रैक्टिसिंग एज ए एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर, 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस का, उसको एज ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग केस इन दैट कोर्ट। तो किसी को जिस ऐसे एडवोकेट को जिसको 7 ईयर का एक्सपीरियंस रहा प्रैक्टिस का, उसको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में अपॉइंट कर सकेगी। सेम बात है फॉर एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, ये इतना सा ही अंतर है, बाकी दोनों में बातें सेम है कि द स्टेट गवर्नमेंट सेल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई एन एक्सक्लूसिव स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एक्सक्लूसिव स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी को न्यू स्पेसिफाई बता सकेगी या अपॉइंट कर सकेगी एक एडवोकेट को जिसने 7 साल तक प्रैक्टिस की है, नॉट लेस देन 7 ईयर, 7 ईयर से अधिक समय के लिए उसने प्रैक्टिस की है, तो उसको एक्सक्लूसिव स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए नियुक्त कर सकेगी, और वो उस कोर्ट के अंदर केसों को कंडक्टिंग करने के पर्पज से एक्सक्लूसिव स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया जाएगा। तो ये ईएसपीपी की नियुक्ति है और ये एसपीपी की नियुक्ति है। एसपीपी स्पेशल कोर्ट के लिए और ये एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के लिए ईएसपीपी। क्लियर है। धारा 15, धारा 16, 15 ये बड़ी है और ये इतनी बड़ी है कि धारा 3 की तरह इसको एक क्लास में समेटना संभव नहीं है, तो कल मैं इसको अलग से डील करूंगा धारा 15 को।
आपने देख लिया होगा 4 पेज तो इसके हिंदी के हैं। ये बताएगी आपको पीड़ित और साक्षी के क्या क्या अधिकार होंगे, और 4 पेज इसके इंग्लिश के हैं। तो मैं इसको कल अलग से डील करूंगा। मैं धारा 16 से शुरू कर रहा हूं, आज का सेशन वापस कंटिन्यू कर रहा हूं। धारा 15A को मैंने छोड़ा है इस पर्पज से कि वो कंप्लीट नहीं हो पाती, धारा 3 की तरह 2-3 टुकड़ों में सेशन में कंप्लीट होती। अच्छा नहीं लगता, पुराना क्या पढ़ाया नया क्या पढ़ाया, एक सेक्शन एक ही लेक्चर में खत्म होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो धारा 16-17 को पढ़ते हैं, धारा 15A को कल अलग से डील करूंगा, ठीक है। चैप्टर 5 शुरू हो जाता है, मिसलेनियस प्रकीर्णन की बात करता है। राज्य सरकार का सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति। राज्य सरकार ग्रुप फाइन लगा सकता है, सामूहिक रूप से जुर्माना अधिरोपित कर सकता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10 के उपबंध जहां तक हो सके। सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955 का सेक्शन 10A है, उसके उपबंध जहां तक हो सके इस एक्ट के अधीन सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने और उससे वसूल करने के प्रयोजन के लिए और उससे संबंधित सभी अन्य विषयों के लिए लागू होंगे। कि किसी पर सामूहिक रूप से अगर कलेक्टिव फाइन, तो अगर सरकार को लगता है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के ऊपर सामूहिक रूप से जुर्माना लगाना चाहिए। कई लोगों ने मिलकर FTSC एक्ट का अपराध किया है और ऐसे व्यक्तियों पर कलेक्टिव रूप से फाइन इंपोज किया जाना चाहिए। तो सिविल राइट्स प्रोटेक्शन अधिनियम 1955 की धारा 10A के उपबंध उस सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने, उसको वसूल करने के लिए उससे संबंधित सभी अन्य विषयों के संबंध में भी लागू होंगे। सीधा सीधा है, याद कर लेना कि अगर सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करती है तो उसमें वसूल अधिरोपित कैसे करेंगे, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 की धारा 10A के अनुसार इंपोज करेंगे, उसी के अनुसार वसूल करेंगे और अन्य उपबंध भी उसी एक्ट के अधीन डील किए जाएंगे। धारा 17 धारा 17 कहती है विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई। विधि और व्यवस्था तंत्र मैनेजमेंट के द्वारा निवारक कार्रवाई। यदि जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, 3 अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, या फिर पुलिस ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर है जो पुलिस अधीक्षक की रैंक से नीचे का ना हो, DSP रैंक उसकी होनी चाहिए। ये जब मैं पहली दिन पढ़ा रहा था तभी मैंने कह दिया था कि FTSC एक्ट के अधीन सभी मामलों को DSP रैंक का अधिकारी डील करता है, क्योंकि मैं ऐसे क्षेत्र में रहता हूं जो अनुसूचित जाति जनजाति से बहुत संबंधित है और इस क्षेत्र के अधीन केसों को डील करते वक्त DSP रैंक का अधिकारी डील करता है, इसलिए मुझे मालूम था ये। तो कोई भी यदि DM, FDM, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, ऐसा पुलिस अधिकारी DSP रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, DSP रैंक या उससे ऊपर का हो। इतला प्राप्त होने पर और ऐसी जांच करने के पश्चात आवश्यक समझे, ऐसी जांच जो वो आवश्यक समझे उसके पश्चात यह विश्वास करने का कारण है कि किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा जो FTSC का नहीं है और जो उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थान पर निवास करते हैं और बार बार आते हैं, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने की संभावना है या उन्होंने अपराध करने की धमकी दी है। तो 4 अथॉरिटी को DM, FDM, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, DSP रैंक से ऊपर का कोई भी पुलिस अधिकारी है, उसको इत्तला प्राप्त हुई है और इत्तला के आधार पर उसने ऐसी जांच की है जो जांच उसको करना आवश्यक लगता है। उसके बाद इन चारों अधिकारियों के पास ये विश्वास करने का आधार है कि कोई व्यक्ति है या व्यक्तियों का समूह है जो FTSC का नहीं है, वो नॉन FTSC व्यक्ति है या नॉन FTSC व्यक्तियों का समूह है और जो उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के अंदर, ऐसे चारों अधिकारियों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर निवास करते हैं या इन चारों अधिकारियों की स्थानीय सीमाओं के अंदर बार बार आते हैं और लगता है कि ऐसे व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने की संभावना है या उन्होंने किसी इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने की धमकी दी है। तो ऐसे व्यक्ति जो नॉन FTSC है
वो ऐसी अधिकारिता के अंदर आते हैं या अधिकारिता के अंदर निवास करते हैं और उनके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना है या उन्होंने अपराध करने की धमकी दी है, और उन चारों अधिकारियों की यह राय है कि कार्रवाई करने के पर्याप्त आधार है। डीएम, एफडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी रैंक से ऊपर के पुलिस अधिकारी को लगता है कि सफिशिएंट बेस है कि हमें कार्रवाई करनी चाहिए, तो उस क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगा कि यह क्षेत्र आज से एट्रोसिटी रिलेटेड क्षेत्र है, अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर देगा और उस क्षेत्र में शांति और सदाचार बनाए रखने और लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा और निवारक कार्रवाई कर सकेगा। तो उस क्षेत्र में पीस बनाए रखने के लिए, गुड कंडक्ट, सदाचार बनाए रखने के लिए या पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, प्रशांति बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक प्रोसीडिंग कर सकेगा या प्रिवेंटिव नेचर की कार्रवाइयां भी कर सकेगा। तो चार लोगों को अथॉरिटी दी है, डीएम, एफडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डीएसपी रैंक से ऊपर का पुलिस अधिकारी। उनको लगता है कोई व्यक्ति जो उस क्षेत्र में निवास करते हैं, उस क्षेत्र में बार बार आते हैं, कोई अपराध कर सकते हैं या अपराध करने की उन्होंने धमकी दी है और उनको लगता है ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए, तो उस क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर देगा और वहां पर शांति, सदाचार, लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाइयां और निवारक कार्रवाइयां कर सकेगा। निवारक कार्रवाइयां धारा 144 लगा दी, उन लोगों के को क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए आदेश जारी कर दिया, ठीक है, कर्फ्यू वगैरह लगाने की जरूरत है वो कर दो, या ऐसे लोगों से सीआरपीसी के चैप्टर 8, 10 और 11 के अंतर्गत प्रिवेंशन नेचर की कार्रवाइयां कर सकते हो। जैसे चैप्टर 8 में 106 से 110 के बॉन्ड ले सकते हो। उपधारा 2 पढ़ लेते हैं, वही बताती है संहिता की धारा। संहिता का सीधा मतलब सीआरपीसी डेफिनेशन से, तो सीआरपीसी के चैप्टर 8, 10 और 11। चैप्टर 8 धारा 106 से लेकर धारा 124 तक, चैप्टर 10 133 से लेकर 142 तक, 142 नहीं 143 तक, और चैप्टर 11 144 से लेकर 153 तक होगा, या हो सकता है ये 149 से लेकर 153 और ये 149 तक हो, 133 से 149 तक। तो सीआरपीसी के चैप्टर 8, 10 और 11 के उपबंध जहां तक हो सके उपधारा 1 के प्रयोजनों को लागू होंगे कि जब वो ऐसे डीएम, एफडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डीएसपी रैंक से ऊपर का पुलिस अधिकारी लोक शांति, सदाचार बनाए रखने के लिए या लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई भी आवश्यक प्रिवेंटर नेटिव की कार्रवाई करता है, तो 149, 151 की कार्रवाई कर लो, 106 से 110 के बॉन्ड ले लो, 133 के अधीन ऑर्डर जारी कर सकता है, सॉरी 129 से, यही 133 गलत लिख दिया, 129 से ही कर सकता है ऑर्डर, 129 से लेकर 143 तक होगा या 149 तक होगा, देख लेना आप जब जहां तक भी वो चैप्टर की रेंज है वहां तक, तो ये सारे प्रोविजन लागू कर सकता है। उपधारा 3 कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक स्कीमें वह रीति विनिर्दिष्ट करते हुए बना सकेगा जिसमें उपधारा 1 में निर्दिष्ट अत्याचारों के निवारण के लिए और अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों की सुरक्षा की भावना पुनः लाने के लिए ऐसे स्कीम और स्कीमों में विनिर्दिष्ट समुचित कार्रवाई करेगा। स्टेट गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन के द्वारा एक या ज्यादा स्कीम विनिर्दिष्ट करते हुए एक या ज्यादा स्कीम बना सकेगा। जो धारा 1 में जो विनिर्दिष्ट किए स्पेसिफाई 4 अधिकारी बताएं, वो अत्याचार के निवारण के लिए या अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों को की सुरक्षा की भावना को ध्यान में रखते हुए ऐसी स्कीमों को के संबंध में समुचित कार्रवाई करेंगे। कोई खास बात नहीं है, राज्य सरकार एसटी एससी के व्यक्तियों को अत्याचार के निवारण के लिए या उन एसटी एससी के सदस्यों की सुरक्षा के लिए कोई स्कीम बना सकती है और ऐसे निर्दिष्ट अधिकारी उन स्कीमों को लागू करने के संबंध में स्पेसिफिक कार्रवाइयां करेंगे। धारा 18 और पढ़ लेते हैं, फिर इसका इंग्लिश देख लेते हैं। अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता की धारा 438 को लागू नहीं होना। सीआरपीसी की धारा 438 उन पर लागू नहीं होगी। 438 अग्रिम जमानत की बात करती है। 436 जमानत देख लेना, अग्रिम जमानत 438 है या 439 है, तो ये जमानत का ही प्रोविजन है, चाहे अग्रिम जमानत हो या हाईकोर्ट से जो जमानत, हाईकोर्ट सेशन कोर्ट से जो जमानत है, दोनों में से एक प्रोविजन है। तो सीआरपीसी की धारा 438 की कोई बात
इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के किसी मामले के संबंध में लागू नहीं होगी। सीआरपीसी की 438 की कोई भी बात इस एक्ट के अधीन किसी भी अफेंस के प्रोसिक्यूशन में कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो उसके संबंध में लागू नहीं होगी, मतलब उसको जमानत की जो धारा 438 के अंतर्गत जमानत मिलती है वो जमानत नहीं मिलेगी, ये सेक्शन 18 बताता है। इंग्लिश देख लेते हैं। पावर टू स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज कलेक्टिव फाइन। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। तो 1955 प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 के सेक्शन 10A के प्रोविजन एज फार एज में भी जहां तक हो सके अप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ इम्पोजिशन एंड रियलाइजेशन ऑफ कलेक्टिव फाइन फॉर द अदर मैटर कनेक्टेड देयर विद अंडर दिस एक्ट। तो इम्पोज करने के लिए कलेक्टिव फाइन, उसका रियलाइजेशन करने के लिए, या और ऑल अदर मैटर कनेक्टेड है जो भी फाइन इम्पोज करने या उसको वसूल करने से संबंधित, उन पर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955 की धारा 10A के प्रोविजन एज इट इज लागू होंगे। याद कर लेना, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इतनी सी बात याद रख लो कि कलेक्टिव फाइन लगा सकती है स्टेट गवर्नमेंट और उसको वसूल करने के संबंध में प्रोविजन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955 की धारा 10A के अनुसार फॉलो अप किए जाएंगे। प्रिवेंटिव एक्शन टू बी टेकन बाय द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी। तो ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एनी अदर पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस में 4 अथॉरिटी बताई है। पहली अथॉरिटी डीएम, दूसरी अथॉरिटी एफडीएम, तीसरी एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और फोर्थ पुलिस ऑफिसर नॉट द बिलो रैंक ऑफ डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। डीएसपी रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए। ऑन रिसीव इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर सच इंक्वायरी, सूचना प्राप्त होने पर और सूचना पर इंक्वायरी करने के बाद एज ही में थिंक नेसेसरी, जो भी वो नेसेसरी समझे वो वैसी इंक्वायरी करने के बाद हैज रीजन टू बिलीव दैट, इन चारों अथॉरिटी के पास रीजन है विश्वास करने की कि ए पर्सन, ए ग्रुप ऑफ पर्सन नॉट बिलोंगिंग इन एफटीएससी, ऐसे व्यक्ति, ये ऐसे व्यक्तियों का समूह जो एफटीएससी से संबंध नहीं रखता, नॉन एफटीएससी पर्सन है या नॉन एफटीएससी पर्सनों का ग्रुप है, या तो रिसाइडिंग इन या रिक्वेंटेड एनी प्लेस ऑन द लोकल लिमिट ऑफ ज्यूरिडिक्शन, कि उसकी स्थानीय अधिकारिता की लोकल लिमिट्स के अंदर वो व्यक्ति रिसाइड करता है या रिक्वेंटिंग एनी प्लेस, उस क्षेत्र में आता जाता है, लाइकली टू कमिट एन अफेंस एंड हैज थ्रेटेंड टू कमिट एनी अफेंस, वो उस क्षेत्र में कोई अपराध कर सकता है या उसने एफटीएससी एक्ट के अधीन कोई अपराध करने की धमकी दी है, या तो एफटीएससी एक्ट के अधीन उस क्षेत्र में कोई अपराध कर सकता है या अपराध करने की धमकी दी है अंडर दिस एक्ट, है ना। इच ऑफ द ओपिनियन, और उनकी राय है, डेट इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग डिक्लेयर सच एन एरिया टू बी एन एरिया प्रोन द एट्रोसिटीज एंड टेक नेसेसरी एक्शन। तो अगर उनको लगता है, उनकी ये ओपिनियन है कि सफिशिएंट ग्राउंड है प्रोसीडिंग करने के, तो उस एरिया को डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये एरिया प्रोन टू एट्रोसिटी एरिया है और सभी नेसेसरी एक्शन ले सकते हैं जो कीपिंग द पीस, गुड बिहेवियर, मेंटेन्स द पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांक्विलिटी एज में बी टेकन प्रिवेंटिव एक्शन। तो उस क्षेत्र को प्रोन ऑफ एट्रोसिटीज एरिया डिक्लेयर करने के पश्चात सभी नेसेसरी एक्शन ले सकते हैं जो पीस बनाए रखने के लिए, कीपिंग द पीस एंड कीपिंग द गुड बिहेवियर एंड मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांक्विलिटी एंड में टेक प्रिवेंटिव एक्शन। ठीक है, क्लियर है। द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 11 ऑफ कोड्स, कोड्स मीन्स सीआरपीसी। तो सीआरपीसी के चैप्टर 8, 10 और 11 के प्रोविजन एज फार एज में भी अप्लाई इन द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 के अंदर जो भी प्रिवेंटिव नेचर की कार्रवाई की जाएगी, जो भी पीस और गुड बिहेवियर या पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कार्रवाई की जाएगी, वहां सीआरपीसी के चैप्टर 8, 10 और 11 के प्रोविजन एज इट इज लागू होंगे। The state government may by notification of official gazette make one or more scheme specify in the manner in which officer refer in subsection 1 shall take appropriate action specify in such scheme। स्टेट गवर्नमेंट को लगता है तो वो ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन के द्वारा एक या ज्यादा
की स्कीम स्पेसिफाई करते हुए मैनर में इच विन ऑफिसर, जो ऑफिसर सबसेक्शन 1 के अंदर रेफर किए गए उनको अप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए स्पेसिफाई कर सकती है इन स्कीम्स पर। और स्कीम टू प्रिवेंट एट्रोसिटी, वो स्कीम एट्रोसिटी को प्रिवेंट करने के नेचर से, और टू रिस्टोर द फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी एमंग द मेंबर ऑफ एफटीएससी, एफटीएससी के मेंबरों की सिक्योरिटी रिस्टोर करने के लिए या उनको सेफ फील कराने के लिए, उनकी सिक्योरिटी रिस्टोर करने के लिए और एट्रोसिटी से प्रिवेंट करने के लिए इसी स्कीम के लिए सबसेक्शन 1 के अंदर जो ऑफिसर है उन ऑफिसरों को स्पेसिफाई कर सकती है कि वो स्कीम का पालन कराए उस मैनर में जो स्पेसिफिक किया जाए गजट नोटिफिकेशन में। सेक्शन 18, सेक्शन 18 क्या कहता है कि सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी नॉट बी अप्लाई टू द पर्सन कमिटिंग एन अफेंस अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर जो भी अफेंस कमिट होगा उस पर्सन पर सीआरपीसी की धारा 438 लागू नहीं होगी। तो नथिंग इन सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी shall apply in the relation of any case involving the arrest of any person or on an execution of having committed an offense under this act। इस एक्ट के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति के द्वारा अफेंस कमिट किया जाता है और उसका एक्यूजेशन चल रहा है, उसको अरेस्ट किया गया है, उसका एक्यूजेशन चल रहा है, तो वहां सीआरपीसी की धारा 438 लागू नहीं होगी, उसको बेल नहीं दी जाएगी 438 के अंतर्गत। 438 हाईकोर्ट सेशन कोर्ट के द्वारा बेल है या अग्रिम जमानत है, दोनों में से कौन सी बेल है आप देख लेना, श्योर कर लेना, मैं श्योर नहीं। थैंक यू सो मच। 56 मिनट की क्लास होगी, हमने सेक्शन 18 तक पढ़ लिया। मैंने 15A पेंडिंग छोड़ा है, मैं कल 15A पढ़ाऊंगा, उसके बाद रिमेनिंग सेक्शन अगर समय बचेगा तो पढ़ लेंगे। 2 क्लासों में ये सीएस खत्म हो जाएगा, अगली 2 क्लासों में। उसके बाद हम राजस्थान आबकारी अधिनियम, राजस्थान एक्साइज एक्ट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।